नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकार की पहचान बने रोजगार मेले, भर्ती प्रक्रिया हुई सुव्यवस्थित और पारदर्शी। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री का संबोधन, 71,000 युवाओं को सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, उल्लंघन करने पर लगेगा 10 से 50 लाख रुपए का जुर्माना। 6 साल तक के लिए प्रोडक्ट्स के प्रचार पर लगेगी रोक। डब्ल्यूएफआई के जवाब के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक, खिलाड़ियों की फेडरेशन को भंग करने और अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग। आईओए से आरोपों की जांच के लिए समिति बनाने का अनुरोध। आईएमएफ पैकेज के लिए श्रीलंका के प्रयास का भारत ने किया समर्थन। श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री ने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी समेत शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। राष्ट्रपति विक्रमासिंघे के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग ठप, विमान सेवाएं प्रभावित। जोशीमठ में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ा न्यूनतम तापमान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 71,426 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गए हैं। भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरण का यह तीसरा चरण था। पिछले साल नवंबर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान विभिन्न पदों पर चयनित 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेले के माध्यम से करीब 75,000 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनी है। भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन शुरू हो गया। यह सम्मेलन 22 जनवरी तक चलेगा। सम्मेलन में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है उनमें प्रभावी पुलिसिंग,
समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान और बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में शनिवार और रविवार को भाग लेंगे। सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइंस लेकर आई है। सरकार ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि विज्ञापनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं किया जा सकता। बता दें कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के संबंध में ये गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बार बार रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 6 साल तक के लिए प्रोडक्ट्स का प्रचार करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। गाइडलाइंस में सबसे अहम निर्देश दिया गया है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के लिए ये गाइडलाइंस जारी किया गया है। डब्ल्यूएफआई को भंग करने और अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों ने आज एक बार फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से दिल्ली में उनके आवास में मुलाकात की। डब्ल्यूएफआई ने भी खेल मंत्रालय को अपना जवाब भेज दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर में कई पहलवान अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कुश्ती खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। गुरुवार को भी खिलाड़ियों ने पहले खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी और बाद में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उनके आवास पर बैठकर अपनी बात रखी। पहलवान इस बात पर अड़े हैं कि डब्ल्यूएफआई को तुरंत भंग और अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए। विरोध कर रहे पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए जांच समिति के गठन की मांग की है। आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने कल कहा था कि देश की सर्वोच्च खेल संस्था महिला खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। डब्ल्यूएफआई ने यह भी घोषणा की है कि 21 से 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाला सीनियर ओपन राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट योजना के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। वहीं जोशीमठ में भू धसाव पर सरकारी फौरी राहत के लिए साथ ही दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रही है। जोशीमठ की वर्तमान स्थिति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की संसद टीवी संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के अंदर परेशानी है। लोग जो जोशीमठ के लोग हैं एक ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे में सरकार की ओर से कि उन लोगों को फौरी राहत हो, आश्वासन हो, क्या इंतज़ाम किए गए हैं और अभी तक का क्या आंकड़ा है, कितने लोग प्रभावित हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि अचानक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनको घरों से दूसरी जगह पर जाना पड़ा है और ऐसे लगभग 900 के करीब जो लोग हैं उनको उनके घरों से दूसरी जगह पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अभी फौरी तौर पर रखा गया है। गेस्ट हाउसों में, होटलों में, सरकारी कार्यालयों में, जहाँ भी जगह मिल सकती थी। और 269 के लगभग जो है परिवार हैं और ये संख्या अभी टेंटेटिव है, मतलब अभी वर्तमान में है। आगे
स्थिति जो भी होगी उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। सभी को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। प्रशासन कई फ्रंट पर उसे काम करना पड़ रहा है और काफी जो व्यवस्था की गई वो भी प्रशासन की तरफ से काफ़ी बेहतर कोशिश की गई। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या अभी लॉन्ग टर्म का, क्योंकि लोग पशुपेश में हैं, लॉन्ग टर्म आगे क्या होगा? आज वो आवास में हैं जो सरकार की तरफ से उन्हें मुहैया कराए गए हैं, खाने की व्यवस्था है, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ रणनीति अभी सरकार बना रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अभी एक बार जो 8 एजेंसियां जो काम कर रही हैं, 8 संस्थान जो काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही जो है आगे का फर्दर प्लान हम लोग तय करेंगे। लेकिन सरकार सभी को लेकर गंभीर है कि हम जो सबसे अच्छा पुनर्वास हो सकता है, लोगों की, प्रभावित लोगों की जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है, उस व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी हमको पूरा सहयोग और उनको सहायता का पूरा भरोसा है और वो स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जोशीमठ की वर्तमान स्थिति पर बातचीत कर रहे थे संसद टीवी संवाददाता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कठिन समय में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि भारत ने सक्रिय कदम उठाए हैं और किसी ऋणदाता की प्रतीक्षा किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन दिया है। 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री ने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी और भरोसेमंद साथी है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। इस घोषणा के साथ ही भारत ऋण पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट पैकेज प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका के ऊर्जा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे प्रमुख क्षेत्रों में अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि त्रिंकोमाली एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा और भारत इस तरह की पहल में श्रीलंका का समर्थन करेगा। विदेश मंत्री ने घोषणा की कि दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। एस जयशंकर ने सामाजिक आर्थिक विकास पर उच्च प्रभाव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। We extended financing assurances to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward. Our expectation is that this will not only strengthen Sri Lanka's position, but ensure that all bilateral creditors are dealt with equally. While doing that, we also know that Sri Lanka's pathway is one of a strong economic recovery propelled by greater investments. Here too, I have a clear message that I will be sharing with the business community. India will encourage greater investments in the Sri Lankan economy, especially in core areas like energy, tourism, and infrastructure. We count on the government of Sri Lanka to provide a more business-friendly environment to create a powerful pull factor. I'm confident that the gravity of the situation is realized by policymakers here. In addition to the above, during our bilateral discussion, we have explored the possibilities of further collaboration in the coming years as Sri Lanka hopes to recover and grow. The long-standing bilateral relationship between Sri Lanka and India are based on cultural and historical links, shared values, and growing economic connection. It is widely accepted that India will be soon, or otherwise already is one of the largest and fastest growing economies. India's largest source of tourists to Sri Lanka. इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। भारतीय मूल के तमिलों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर विमर्श भी किया गया। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस के संयुक्त डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन से अधिक रहा।
रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र में मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर और अन्य दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के नियमों को आसान बनाया है। गतिशक्ति पोर्टल पर नए नियमों की एक प्रति अपलोड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और वह आयोग के साथ सहयोग करेगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय स्टेट बैंक की दीर्घावधि जमा रेटिंग की पुष्टि करने के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की जमा रेटिंग में सुधार किया है। जमा रेटिंग को BAA1 से उन्नत कर BAA3 करना भारत के वृहद आर्थिक परिदृश्य में सुधार को दर्शाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी के पास घनी आबादी वाले अस्थायी आवासों में भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 60 मकान जलकर खाक हो गए। करीब 500 स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। तिब्बत में एक राजमार्ग की सुरंग के बाहर हिमस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बचाव व राहत प्रयास जारी है। मंगलवार की शाम सुरंग के ठीक बाहर टनों बर्फ गिरी, जिससे कई चालक वाहनों समेत बर्फ में दब गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में वाहन चलाते समय एक वीडियो बनाने के लिए अपनी सीट बेल्ट हटाने को लेकर माफी मांगी है। अमनजोत कौर की 30 गेंद में नाबाद 41 रन की पारी से भारत ने विषम परिस्थितियों से उबरते हुए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 27 रन से हराया। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। What is non-tax revenue? These are revenues generated from various services provided by the government. Such services include police and defense, social and community services like medical services and economic services such as power and railways. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जम्मू में बलिदान स्तंभ पर पुष्पांजलि समारोह में शिरकत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की फौज दुनिया की ताकतवर फौजों में मानी जाती है। ये सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं बल्कि ताकत में भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सर्दी के मौसम में बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हटली मोड़ से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की। पदयात्रा में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के जवान में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को सहूलियत होगी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के असमिया संस्करण का असम के राजभवन में विमोचन किया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों को शनिवार को उपराज्यपाल के साथ बैठक करने का सुझाव दिया है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के करीब 1 महीने बाद वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बर्फबारी और हल्की बारिश हुई, जिससे सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई और उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई। दिल्ली में तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। हरियाणा और पंजाब के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली। पंजाब के अमृतसर और लुधियाना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 8.6 डिग्री सेल्सियस, पठानकोट में 10.5 डिग्री सेल्सियस, फरीदकोट में 9.5 डिग्री सेल्सियस और मोहाली में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर बठिंडा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य भर में रुक रुक कर बारिश होने से 278 सड़क मार्गों पर वाहन की आवाजाही प्रभावित रही। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी तक क्षेत्र में बारिश, 21-22 जनवरी को अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी और 23 जनवरी को मध्य और ऊंची पहाड़ियों वाले कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस बीच उत्तराखंड में भू धसाव की समस्या से जूझ रहे जोशीमठ सहित चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। बारिश और बर्फबारी के साथ राज्य में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में बारिश और फिर हिमपात से राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मियों के साथ ही आपदा पीड़ितों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य का अधिकतर इलाका बर्फ से ढक गया है। वहीं कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में ताजा बर्फबारी होने से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया और घाटी से आने जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई। पहलगाम और गुलमर्ग के साथ साथ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बड़गाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर यातायात की आवाजाही रामबन तथा बनिहाल के बीच बर्फबारी और पत्थर गिरने के कारण ठप पड़ गई। बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन पूरी घाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका ने रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को $2.5 अरब की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली कुल सैन्य मदद $27.5 अरब हो गई है। इस सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को स्ट्राइकर बख्तरबंद कार्मिक वाहन समेत सैकड़ों अतिरिक्त बख्तरबंद वाहन, ब्रेडली इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन, बारूदी सुरंग रोधी वाहन और हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज वाहन दिए जाएंगे। इस पैकेज में यूक्रेन को अहम अतिरिक्त हवाई रक्षा प्रणाली दी जाएगी, जिसमें अधिक एवेंजर हवाई रक्षा प्रणाली और सतह में हवाई में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इस पैकेज में टैंक शामिल नहीं है, जो विवाद का केंद्र बन गए थे, क्योंकि जर्मनी ने संकेत दिया है कि वह यूक्रेन को तब तक अपने लेपर्ड टैंक नहीं भेजेगा जब तक कि अमेरिका एब्राहिम्स टैंक नहीं भेजता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि अब्राहम्स टैंक वर्तमान में लड़ाई के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उनकी लगातार देखरेख तथा ईंधन की आवश्यकता है। अमेरिका के शिकागो में एक अस्पताल में नर्स की जगह रोबोट लोगों की देखभाल कर रहा है।
चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। As External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar